बहुत समय पहले की बात है, जब गांव की गलियों में शोर कम और खुशबू ज्यादा हुआ करती थी। जब मोबाइल नहीं थे, लेकिन हर खबर जुबान से जुबान तक पहुंच जाती थी। ऐसा ही एक गांव था, सूरजपुर। एक छोटा सा शांत गांव, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलते ही चौपाल पर किस्सों का मेला लग जाता था। इसी सूरजपुर गांव में रहता था एक साधारण सा दिखने वाला, लेकिन पूरे गांव में मशहूर नाम रफीक। पेशे से एक दक्कनी दम बिरयानी वाला। गांव के बीचों बीच पंचायत चौक के पास एक छोटा सा ठेला, और उस ठेले से उठती मसालों की ऐसी खुशबू कि आदमी चाहे जितना भी पेट भरा हो, एक बार रुक ही जाता था। रफीक की बिरयानी कोई आम बिरयानी नहीं थी। वो सिर्फ खाना नहीं बनाता था, वो स्वाद बनाता था। ऐसा स्वाद जो सीधे दिल तक उतर जाए। गांव में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां रफीक की बिरयानी ना पहुंची हो। शादी हो, दावत हो, या फिर किसी के घर खुशी का छोटा सा मौका, पहला नाम हमेशा रफीक का ही लिया जाता था। अरे भाई, रफीक की बिरयानी मंगवाओ। बिना रफीक की बिरयानी के तो दावत अधूरी है। यहाँ तक कि पास पड़ोस के गांवों से भी लोग सिर्फ एक वजह से सूरजपुर आते थे, रफीक की दक्कनी दम बिरयानी। ठेले के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कोई प्लेट लेकर खड़ा है, कोई लाइन में इंतजार कर रहा है, तो कोई बस खुशबू सूंघकर ही खुश हो जाता है। रफीक भी पूरे दिल से बिरयानी बनाता था। चेहरे पर सादगी, आंखों में मेहनत और हाथों में ऐसा जादू कि मसाले भी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी जिंदगी बाहर से जितनी खुशहाल दिखती है, अंदर से उतनी ही खाली भी हो सकती है। और यही सच था रफीक की जिंदगी का। क्योंकि सूरजपुर को जो सिर्फ एक मशहूर बिरयानी वाला दिखता था, उसके दिल में छुपा था एक ऐसा दर्द जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां स्वाद, लालच, डर और गुनाह सब एक ही बर्तन में पकने वाले थे। सूरजपुर की एक साधारण सी दोपहर थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और गांव की गलियों में एक अलग सी ताजगी महसूस हो रही थी। इसी माहौल में अपने कच्चे से घर के आंगन में शंकर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा, हवा को महसूस किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आज मौसम बड़ा सुहावना है राधा। मन कर रहा है कि बाजार से कुछ अच्छा सा खाने को लाया जाए। फिर अचानक रुककर बोला, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लाऊं। क्या लाऊं का सवाल ही नहीं है, मुझे वही चाहिए, रफीक की दक्कनी दम बिरयानी। शंकर ने राधा की तरफ देखा और हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, अरे राधा, रोज रोज वही बिरयानी, कभी सब्जी रोटी भी खा लिया करो। राधा मुस्कुराई, जैसे पहले से जानती हो कि शंकर आखिर में मानेगा ही। जब इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो क्यों ना खाएं? उसने हंसते हुए कहा। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ बाजार। ये कहकर शंकर घर से बाहर निकल पड़ा। शंकर जैसे ही गांव की गली में उतरा, आसपास के लोग उसे देखकर मुस्कुरा दिए। आज फिर बिरयानी लेने जा रहे हो शंकर? घर का हुक्म है भाई, ना मानो तो घर में आफत आ जाएगी। हंसते बोलते हुए वो बाजार की तरफ बढ़ चला। लेकिन शंकर को क्या पता था कि आज का ये छोटा सा सफर सिर्फ बिरयानी लाने तक सीमित नहीं रहेगा। आज उसे रास्ते में ऐसी सच्चाई देखने मिलने वाली थी जो आगे चलकर पूरे सूरजपुर गांव की नींव हिला देगी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। शंकर धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने से आते एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा जिसे सूरजपुर हर रोज हंसते हुए देखता था, लेकिन आज कुछ अलग था। वो था रफीक। बिना ठेले के, बिना भीड़ के, सिर झुकाए हुए, धीरे धीरे चलता हुआ। शंकर के कदम अपने आप रुक गए। अरे रफीक भाई, आज ठेला नहीं लगाया क्या? ऐसे यूं ही क्यों घूम रहे हो? रफीक ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ही ना हो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, शंकर भाई, आज ठेला नहीं लगेगा। क्यों? सब ठीक तो है ना? घर में कोई परेशानी? अम्मा बहुत बीमार थी, उनके इलाज के लिए मैंने लाखों का कर्ज ले लिया।
जिससे भी उम्मीद थी सबसे हाथ फैलाया। शंकर की आंखें भर आईं, लेकिन रफीक की आवाज टूटने लगी। अम्मा बच नहीं पाई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर रफीक ने आगे कहा, अब सिर पर कर्ज है और जेब में एक भी रुपया नहीं। ठेला लगाने के लिए सामान चाहिए, मसाले चाहिए, मांस चाहिए, और बिना पैसों के बिरयानी कैसे बने? शंकर कुछ कह नहीं पाया। उसने बस रफीक के कंधे पर हाथ रख दिया। रफीक ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। चलता हूं शंकर भाई, आज नहीं, शायद कुछ दिनों तक बिरयानी बंद रहेगी। इतना कहकर रफीक अपने घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ गया। शंकर वहीं खड़ा रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि आज सूरजपुर से सिर्फ एक ठेला नहीं हटा है, बल्कि गांव की खुशबू में कुछ कमी आ गई है। और शायद यहीं से रफीक की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाली थी जहां हर फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला था। उसी दिन जब सूरजपुर की गलियों में शाम धीरे धीरे उतर रही थी और रफीक अपने घर के कोने में खामोशी से बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रफीक ने चौंक कर देखा। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था वीरेंद्र, गांव के प्रधान रामचरण का छोटा भाई। गांव में वीरेंद्र को कम लोग पसंद करते थे, लेकिन उससे डर हर कोई खाता था। क्यों रफीक भाई, आज ठेला क्यों नहीं लगाया? पैसे नहीं है, अम्मा के इलाज में सब खत्म हो गया। वीरेंद्र घर के अंदर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर आराम से चौकी पर बैठ गया। तो ये बात है, मतलब बिरयानी बंद? रफीक ने सिर हिला दिया। अगर मैं कहूँ कि कल से ठेला फिर लगेगा तो? कैसे? उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। सारा खर्च मैं दूंगा, मसाले, चावल, मांस, सब कुछ। तुम बस अपनी दक्कनी दम बिरयानी बनाओगे, रोज की मजदूरी तुम्हें मिलेगी। रफीक के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन वो राहत कुछ पल की थी, क्योंकि अगले ही पल वीरेंद्र की आवाज सख्त हो गई। लेकिन जितना भी मुनाफा होगा वो पूरा मेरा होगा। रफीक के हाथ कांपने लगे। और एक बात, ये सौदा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर मेरे बड़े भैया को। अगर जरा सी भी खबर उधर पहुंची तो अंजाम तुम समझ ही सकते हो। रफीक के सामने कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ कर्ज का पहाड़, दूसरी तरफ ये खतरनाक सौदा। उसने आंखें बंद की। अम्मा का चेहरा याद आया और भारी दिल से बोला, ठीक है, जैसा आप कहें। समझदारी दिखाई है रफीक भाई, कल से ठेला लगेगा। और याद रखना, सवाल सिर्फ स्वाद के होने चाहिए, सौदे के नहीं। दरवाजा बंद हुआ और रफीक अकेला रह गया उस कमरे में जहां अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो आगे चलकर गुनाह की खुशबू फैलाने वाली थी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की गलियां हल्की धुंध में लिपटी हुई थीं। मुर्गों की बांग और दूर मंदिर की घंटी, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन रफीक के दिल में आज कुछ अलग था। वो चुपचाप एक थैला उठाकर मसाले खरीदने बाजार निकल पड़ा। दुकानदारों से कम बोला, कम सुना और जल्दी जल्दी जरूरी मसाले लेकर सीधे घर लौट आया। घर का दरवाजा खोला तो रफीक एक पल के लिए वहीं रुक गया। आंगन के कोने में एक बड़ा सा बोरा रखा था। उसने धीरे धीरे बोरा खोला। अंदर मांस, ताजा मांस, लेकिन ऐसा मांस जिसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो किस जानवर का है। रफीक की सांस कुछ पल के लिए अटक सी गई। उसके दिमाग में सवाल उठे, बहुत सारे सवाल, लेकिन उसने किसी सवाल को जुबान तक आने नहीं दिया। उसे वीरेंद्र की बात याद आ गई, तुम्हें बनाना है, सवाल नहीं करने। रफीक ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और बोरों को अंदर खींच लिया। रफीक ने बिरयानी बनाई और उसे लेके बाजार पहुंचा। फिर बाजार में भीड़ लगने लगी। अरे शंकर भाई, रफीक ने ठेला लगा लिया है। तभी मोहन को रफीक की बात याद आई। रफीक के पास पैसे नहीं थे, उसने ठेला कैसे लगा लिया?
फिर वो तीनों रफीक के ठेले के पास बिरयानी खाने जाते हैं। रफीक उदास खड़ा था। तभी अचानक उधर से रमेश आता है। अरे रफीक भाई, मेरा 4 मुर्गा कल रात से नहीं मिल रहा। रफीक चौंक जाता है और रमेश से नजर नहीं मिला पाता। तभी उधर से सोनू आता है और कहता है, अरे रफीक भाई, कल से मेरी बकरी नहीं मिल रही, आपने देखा है क्या? तभी मोहन को शक होता है। हो ना हो दाल में कुछ काला तो है। सुबह सुबह चोरी की बात को लेके पंचायत बैठती है। प्रधान ने उससे पूछा, क्यों रफीक, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो तुमने ठेला कहाँ से लगाया? जवाब दो। रफीक डर के मारे कुछ बोल ना पाया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। ठेला कहाँ से लगाया? प्रधान जी, आपके भाई से मेरा सौदा हुआ था कि मैं बिरयानी बेचूंगा और सारा सामान वो देंगे और बदले में मुझे मजदूरी मिलेगी। तभी प्रधान को सारी बात समझ आती है। हो ना हो सारा किया धराया वीरेंद्र का ही है। प्रधान अपने भाई की तरफ से सबसे माफी मांगता है और सबको पैसे देता है और रफीक को भी धंधा करने के लिए पैसे देता है। वीरेंद्र को घर से बाहर निकाल देता है। सीख, कभी भी हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।